तो कल हम लोगों ने इनपुट और इनपुट सर्विस का देख लिया था कि कॉमन क्रेडिट होने पे बंटवारा कैसे होता है, ठीक है। अब आता है कैपिटल गुड्स, जो रूल 43 बताता है। कैपिटल गुड्स के बारे में रूल 43 बताता है। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉमन क्रेडिट क्या होगा, तो बोला गया टी मतलब टोटल क्रेडिट जो अवेलेबल है, माइनस T1 नॉन बिजनेस पर्पस, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस हटाना है, T2 एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाईज, T3, ठीक है, T3 क्या था, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5), समझ गए। तो निकल के आता है अमाउंट क्रेडिटेड टू ECLR, जो GSTR 3B के ऑल अदर ITC में दिखता है आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है क्या, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, और उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट निकालने का एक तरीका तो वो हुआ। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, सीधा सीधी आपको मालूम है क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कॉमन क्रेडिट कौन से इनपुट पर कॉमन है, ठीक है। लिखा रहता है क्वेश्चन में ना कि ये वाला जो इनपुट है या इनपुट सर्विस है ये दोनों के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर जब लिखा हुआ है क्लियरली, अगर लिखा रहता है तो पता ही है कि इसको और इसको अगर जोड़, जैसे कि वहाँ पर था डाई के केस में, तो हमने क्या किया, एक तो उसके फॉर्मूला के हिसाब से निकाला, ठीक है। दूसरा हमें मालूम था कॉमन क्रेडिट क्या है, जो भी दो डाई था उसे जोड़ दिया बस। उसका बंटवारा कैसे होगा पता ही है आपको। अब जो अमाउंट अवेलेबल है ITC के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आपका जो क्रेडिट हुआ उसमें अगर हम माइनस कर दें कॉमन क्रेडिट का वो हिस्सा जो एग्जाम सप्लाई को मिला है, कॉमन क्रेडिट का वो हिस्सा जो 5% ऑफ C2 होता है, वो शायद 5% ऑफ 5% ऑफ C2 होता है, उसको माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो ITC जो एलिजिबल क्रेडिट है, वो क्रेडिट जिसको अब हम यूज़ कर सकते हैं आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा, समझ गए। तो इनपुट और इनपुट सर्विस तो हो गया था, बचा कौन, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के बारे में कैसे निकालेंगे कॉमन क्रेडिट, तो उसको नाम दिया है TC, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नोमेनक्लेचर जो दे देते रहे वो TC, T1, T2, आपको मालूम है कॉन्सेप्ट, और सवाल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब TC क्या होगा, मतलब कॉमन क्रेडिट ही निकालना है मुझे। कॉमन क्रेडिट में क्या क्या आएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक पीरियड है, ठीक है, कौन सा महीना चल रहा है ये, अप्रैल मई जून आ गया, ठीक है, सिर्फ जून का महीना है, ठीक है। और मेरे पास हमको लगाना है कॉमन क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और मेकिंग एग्जम्प्ट सप्लाई। अब ये तो जाएगा ही नहीं, ये तो जाना ही नहीं है। जो एक्सक्लूसिवली है, जो एक्सक्लूसिवली है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बाहर, समझ गए। उसके बाद क्या बोला, आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई including zero date supply and declare the same in GSTR 3B, such amount will be credited to ECLR। तो ये तो वो हो गया जो एक्सक्लूसिवली है, किसके लिए है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग जीरो डेट सप्लाई के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चल जाएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जो भी अमाउंट है सारा का सारा जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉमन का बात, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर अंडर 1 और 2, जो 1 और 2 में नहीं है, जो 1 और 2 में नहीं है वो क्या है, वो कॉमन है, ठीक है। द कैपिटल गुड विच आर यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड कॉमनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड और जीरो डेट सप्लाई एज वेल एज एग्जम्प्ट सप्लाई एंड और नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है। एंड डिनोट द सेम एज ए, उसको ए कहा गया, मतलब वो सारा कैपिटल गुड्स जिसका इस्तेमाल कॉमन पर्पस है, ठीक है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे,
उसको ले आना है और उसका वैल्यू देना है ए। ठीक है, जो भी वैल्यू हो ए डिनोट करता है। मैंने कहा नोमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नोमेनक्लेचर कुछ भी हो। अब ये जो ये है ये ECLR में क्रेडिट होगा, ये तो पता ही है तुम्हें, जैसे ऊपर में भी था याद है C1 में कॉमन क्रेडिट भी गया था। C1 तो दो चीज़ था ना, C1 क्या था, C1 था कॉमन क्रेडिट प्लस एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो कॉमन क्रेडिट प्लस एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, ये था C1, मतलब अमाउंट क्रेडिटेड टू ECLR। तो जो अमाउंट क्रेडिटेड टू ECLR हुआ उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये आ गया एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा जो कॉमन है वो भी आ गया। तो बात तो C1 का ही कर रहा ना एक तरह से। तो एक और देखना क्या है, देखना ये है सच कैपिटल गुड्स विल बी टेकन एज 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनवाइस। ठीक है, यूजफुल लाइफ उसका 5 साल है, समझ गए। GST एक्ट में कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ 5 साल ही रखा गया है। ठीक है, होगा क्या, अगर तुम परचेस की हो, तुमको मालूम है कॉमन है, तो उसी टाइम चल गया ECLR में, रिवर्सल क्या होगा बात का बात। ठीक है, लेकिन अगर बीच में ऐसा हुआ, ठीक है, बीच में 2 साल बाद 3 साल बाद या 4 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई भी ऐसा गुड्स था, कैपिटल गुड्स था, जिसका इस्तेमाल तुम टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे थे लेकिन अब एग्जम्प्ट के लिए करने लगे, या पहले एग्जम्प्ट के लिए कर रहे थे अब टैक्सेबल के लिए करने लगे, दोनों के लिए करने लगे, ये नहीं कि एक का छोड़ के एक का करने लगे। जब ऐसा केस होगा तो उस केस में TIE निकाल के माइनस कर दिया जाता है और बैलेंस अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, कॉमन यूज़ होने लगा मिडिल पीरियड में, पर 5 साल खत्म नहीं, अगर 5 साल के बाद ऐसा कुछ होता है तो कोई भी ITC क्रेडिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वही लिखा है द यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल गुड्स। कौन सा, जब तुमने खरीदा और तुम्हें मालूम है कि कॉमन यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ सच कैपिटल गुड्स विल बी टेकन एज 5 ईयर। उस कैपिटल का लाइफ क्या होगा, 5 साल होगा। ये अजम्पशन है कि 5 साल होगा। ठीक है, तो कॉमन क्रेडिट का पहला चीज़ तो ये हुआ, खरीदते के टाइम में मुझे पता था, टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज के टाइम ही मुझे पता था कि कॉमन यूज़ होगा पहला। ठीक है, तो ये चल जाएगा, कॉमन क्रेडिट का हिस्सा बन जाएगा, समझ गए। दूसरा चेंज का आता है, पहले क्या था, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था या एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए था। ठीक है, अब वो कॉमन यूज़ में आ गया, मतलब टैक्सेबल सप्लाई के लिए आ गया। अब सोचो जब वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होगा, जब तुमने परचेस किया होगा, मान लो तुमने परचेस किया था, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, हमने उसे परचेस किया था 1/6/2023 को। जब मैंने उसे परचेस किया था तो मुझे उसका एक्सक्लूसिव यूज़ क्या था, एक्सक्लूसिव यूज़ क्या था उसका एक्सक्लूसिव यूज़ नॉन बिजनेस पर्पस था और एग्जम्प्ट सप्लाई था यार। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा, हमने उसे क्रेडिट किया ही नहीं होगा, नहीं समझे, हम उसे ECLR में नहीं ले गए होंगे, तो उस टाइम ECLR में नहीं ले गए, लेकिन अब 1 साल बाद, ठीक है, तो ECLR में उस टाइम नहीं गया होगा, लेकिन आज 1/6/2024 को तुमने क्या किया, उसका कॉमन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये अमाउंट जाएगा, अब ये फर्स्ट टाइम ECLR में जाएगा, पर जब ये फर्स्ट टाइम ECLR में जाएगा तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस पीरियड के बीच तो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए था, और जहाँ ये अज्यूम किया कि 5 साल ही लाइफ होता है। ठीक है, तो इसका कहना है कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच तक का ITC आप क्रेडिट नहीं करेंगे, उसी को वो TIE कहता है, और वो क्या होता है 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर। इसका मतलब तो पता है ना, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पता है आपको। अगर मैंने सामान 1/6/23, ठीक है, तो अप्रैल मई जून मैंने 1/6/23 को लिया था,
ठीक है, ये एक क्वार्टर हो गया, भले इस क्वार्टर का एक ही महीना खत्म हुआ है, ठीक है, अप्रैल मई जून, क्वार्टर एक ही मंथ हुआ उस क्वार्टर में, पर एक क्वार्टर यही हो गया, ठीक है, एक क्वार्टर ये हो गया। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर हो गया, समझ गए, जनवरी फरवरी मार्च 4 क्वार्टर, और फिर एक और क्वार्टर, तो ये 5 क्वार्टर हो गया, ना कि 4 क्वार्टर। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये निकालना है और इसको माइनस कर देना है किस अमाउंट से, उस अमाउंट से जो तुम्हारे इनवाइस में था। अगर ये एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस अगर स्टार्टिंग में ही हुआ होता तो जो अमाउंट क्रेडिट होता उसमें TIE माइनस कर देंगे, और TIE क्या होगा 5%, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, समझ गया। ये रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद वो जो अमाउंट होगा वो हम ECLR में क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब कॉमन क्रेडिट का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो कॉमन क्रेडिट का हिस्सा कौन सा बनेगा? पहला परचेस के टाइम वाला, दूसरा परचेस के टाइम तो नहीं था, ठीक है, परचेस के टाइम तो नहीं था लेकिन बाद में हुआ, तो परचेस के टाइम तो ECLR में नहीं गया था पर बाद में जाना है। तो जब बाद में जाना है तो क्या कहा गया कि पहले तो जो पीरियड में एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्ड सप्लाई था उतना तो हटाओ, 5% पर क्वार्टर से लेस करो या पार्ट देयर ऑफ से, ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है? भले उस क्वार्टर का एक महीना ही क्यों ना हो या एक दिन ही क्यों ना हो, वो पूरा क्वार्टर कंसिडर किया जाएगा। मतलब 1/6/23 भले उस क्वार्टर का एक ही महीना है लेकिन वो पूरा एक क्वार्टर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा तुम्हें? TC, ठीक है, समझ गए। अब मिल गया TC। अब TC को करना क्या है वो बात का बात है, TC नीचे निकलेगा, क्या करना सा। उसके बाद एक और आता है, वो क्या था? पहले एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई था, तो मान लेते यही चीज़ है, 1/6/23 वाला केस है, ठीक है। अगर इस टाइम वो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई था तो वही टाइम ECLR में चला गया होगा, पता ही है तुमको, उसी टाइम चला गया होगा। तो अब क्या करेंगे? अब वो कॉमन यूज़ के लिए आ रहा है, ठीक है। अब वो कॉमन यूज़ के लिए आ रहा है, बताओ क्या करेंगे? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिर्फ इतना, जो भी क्रेडिट उस टाइम चला गया है, ठीक है, लेकिन कॉमन क्रेडिट का जो कैलकुलेशन होगा, ये जो नीचे दिया हुआ है TM निकालने के लिए, TC/60 के लिए, ठीक है, उसके लिए वो बस जोड़ा जाएगा। मैंने कॉमन क्रेडिट में तो जोड़ा जाएगा, क्यों? माइनस क्या करना है, ठीक है, रिवर्सल क्या करना है, वो निकालने के लिए कॉमन क्रेडिट में बस उसे जोड़ देना है, समझ गए? आया समझ में? अब जब सब कुछ हो गया, कॉमन क्रेडिट निकल गया, जिसका मतलब है TC में क्या आया? वो गुड जो परचेस के टाइम ही पता था मुझे, ठीक है, परचेस के टाइम पता था कि ये कॉमन यूज़ है, वो आया। दूसरा, परचेस के टाइम तो वो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्ड सप्लाई था, इसलिए ECLR में नहीं गया था, ठीक है। तो अब वो ECLR में भी जाएगा और कॉमन क्रेडिट में भी आएगा, ये डिफ़र है। वो अब जो है वो ECLR में भी जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी जाएगा। क्या जाएगा? TIE माइनस करके, ठीक है, 5% माइनस करके पर क्वार्टर का, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी जाएगा और वही अमाउंट तुम्हारा यहाँ भी आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर परचेज, ठीक है, मैं 2 केस है, पहला एग्जम्प्ट से टैक्सेबल और दूसरा टैक्सेबल से एग्जम्प्ट, मतलब कॉमन यूज। ये नहीं कि एग्जम्प्ट से टैक्सेबल एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल हो गया, ऐसा अगर केस हुआ तो फिर कॉमन में नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर कॉमन में नहीं आएगा, समझ गया। कॉमन के लिए आ गया, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। दोनों में डिफ़र क्या है? इसमें ECLR में भी जाएगा और कॉमन में भी कंसिडर किया जाएगा निकालने के लिए। इसमें क्या है? इसमें ECLR में नहीं जाएगा कोई भी अमाउंट, ठीक है, बस कॉमन में लिया जाएगा, समझ गए?
अब तुमने TM निकाल लिया, जो भी नाम देना दे सकता है वो, ठीक है। TM इक्वल टू TC/60, ठीक है। 60 वो 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी कैपिटल गुड्स का 5 साल बचा हुआ है वही कॉमन क्रेडिट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो TC/60 TM मिल गया। अब कुछ नहीं करना है। अपॉर्शन कॉमन क्रेडिट अट्रिब्यूटेबल टू एग्जाम्ड सप्लाई एज अंडर, कैसे निकालोगे? TE वही EYF जो उस टाइम पढ़े थे इंटू TR, ठीक है। अब उसको बस नाम चेंज कर दिया है कुछ नहीं। तो TM निकाला है ना, वही है। TM को मल्टीप्लाई करा EYF से, समझ गए? क्योंकि कैपिटल गुड्स कंटिन्यूस यूज होता है ना, इसलिए उसका ये नहीं करता कि इसी पीरियड में पूरा दे दिया या एग्जाम्पशन का जो भी निकाल लिया फॉर्मूला से, वो हर महीने अलग अलग करके निकालते जाएगा उस कैपिटल गुड्स का, हर मंथ वाइज, ठीक है। और जो भी कॉमन क्रेडिट निकलेगा, वो जो अमाउंट क्रेडिट हुआ ECLR में क्या क्रेडिट होगा? पहला, जो मैंने परचेज किया एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई उस पीरियड में। दूसरा, जो एग्जाम्ड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में गया, कॉमन क्रेडिट के लिए गया, कॉमन में आया, ठीक है, जिसमें मैंने TIE माइनस किया, 5% वाला निकाल के माइनस करके क्रेडिट किया, ये दोनों जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इसमें अगर मैं TE माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्रेडिट अवेलेबल, आया समझ में? इसमें अगर मैं TE माइनस कर दूं, कौन सा TE कोई फार्मूला नहीं है, जो निकल के आया है TM, ठीक है। TM को ही बस बांटा गया है, TM इंटू EYF, TE उसको बोल रहा है, ठीक है। जो मन चाहे वो बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो TIE माइनस मैंने ये दोनों को जोड़ के परचेज और एग्जाम से टैक्सेबल जो कॉमन में गया, उसमें अगर मैं TE माइनस कर दूँ तो मुझे क्रेडिट अवेलेबल फॉर दैट पीरियड मिल जाएगा, समझ में आया? अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा वही नीचे दिया हुआ है, सेम मैंने जो एग्जाम सप्लाई में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, कब क्या लेना है, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड सेम है, समझ गए? जो हमने ऊपर पढ़ा था रूल 42 में, वही इस नोट्स में है, ओके। अब आता है रिस्ट्रिक्ट इनएलिजिबल क्रेडिट, ऐड TE टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब तुमने TE निकाला, TE क्या था? कॉमन क्रेडिट का वो हिस्सा जो एग्जाम्ड सप्लाई को है। तो दो तरीका, या तो आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो, ठीक है, अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट एवरी टैक्स पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड कंसर्न, ठीक है। TE को आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो, इसका ये कहना है। या फिर क्योंकि मैं किताब पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बुक्स में करूँगा, कॉपी में करूँगा, एग्ज़ाम में करूँगा, मैं TE को माइनस कर सकता हूँ, किससे? अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। या फिर आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो, ठीक है। वैसे तो GSTR 3B के केस में क्या होता है कि मैं रिवर्सल में ही डाला जाता है, रूल 42 43 का रिवर्सल का अलग से कॉलम है, उसी में लिखाता है कि ये अमाउंट रिवर्सल हुआ, ठीक है। अब बैंक के लिए कुछ ऑप्शनल मेथड क्या है? अब बैंक का मेजर पोर्शन क्या है? लोन देना, एडवांस देना और उस पर इंटरेस्ट कमाना, डिस्काउंट कमाना, और ये एग्जाम सप्लाई है, ठीक है। पर बैंक के लिए एग्जाम सप्लाई होता नहीं है, समझ गए? तो अब करे क्या? बैंक को बहुत दिक्कत है, ITC ले नहीं सकता, ज़्यादातर तो उसका एग्जाम सप्लाई में ही कवर होता है, क्या समझे? प्रॉब्लम है ना। तो बैंकिंग कंपनी को कहा गया कि चुपचाप 50% का जो भी ITC अवेलेबल है ले लो, ठीक है, और जो बाकी बचाओ रिवर्स कर दो, सिंपल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, वो इनपुट सर्विस जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है या ब्लॉक क्रेडिट है, उसको मत अवेल करना, ठीक है। उसके बाद जो ITC का 50% ले लो, ठीक है। अब ये जो 50% ITC लोगे, ठीक है, अभी जो 50% है ये उस पर है जो तुम्हारे ब्रांच से बाहर है, नहीं समझे? बैंक के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, अगर तुम अपने किसी ब्रांच से लेते हो
ठीक है, विद इन द सेम एंटिटी, सप्लाई प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी, उस केस में तुम 100% ले सकते हो। ठीक है, एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद काम खत्म। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न था? रीज़न यही दिया गया कि इंटरेस्ट जो है मेन इनकम है बैंक का, एनबीएफसी का, और वो एग्जम्प्ट है जीएसटी से। Thus the rule 42-43 are applied strictly. Significant portion of ITC of bank and NBFC will have to be reversed added to output tax liability. Therefore, bank and NBFC have been given the said option of availing 50% of eligible ITC to possibly encourage them as they are required to finance priority sector, MSME, agriculture. ठीक है, लेकिन अब अगर मुझसे पूछो तो exempt supply exclude supply of service by way of accepting deposit, extending loan or advances where the consideration is either interest or discount. However, value of such service is included in the exempt supply when the same are provided by banking company or a financial institution. यही वो रीज़न है जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। समझ में आया? इसलिए बैंक वाले को स्पेशल दिया गया। क्या बोला? ये एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करेगा, ठीक है, अदर पर्सन के लिए। लेकिन अगर वो बैंक है, एनबीएफसी है, तो ये जो सप्लाई है, एक्सटेंडिंग लोन और एडवांस से जिस पे कमाना है तुमको, जो भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ठीक है, ये बैंक वाले के लिए एग्जाम सप्लाई है। लेकिन बैंक वाला एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करेगा वो जो E/F है, E के वैल्यू में इंक्लूड होगा। जब E के वैल्यू में इंक्लूड होगा, इसलिए कहा गया कि जब E के वैल्यू में इंक्लूड होगा तो बैंक को तो ज़्यादातर पोर्शन तो ही रहता है ना। इसलिए कहा गया कि आप भाई साहब ऐसा करिए कि आपका मेन पोर्शन वही है, तो आपको हम 50% वाला ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, आप अपने ही आदमी से परचेस करें, दूसरे ब्रांच से परचेस करिएगा तो उस केस में 100% ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैसा आईटीसी का 50% नहीं मिलेगा, मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा जो ब्लॉक है या जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्रेडिट जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सेक्शन 18 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेक्शन 18 नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाए तो हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा रूल 42 और 43 कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और रूल 42 और 43 का आंसर निकालने का सिंपल तरीका भी क्या हो सकता है। ठीक है, वही जो बताया था, बस कॉमन तुम्हें पता है, क्वेश्चन में उठा लो, सोचना क्या है, कॉमन पता है, नहीं उठा लिया। ये पता है कौन सा क्रेडिट नॉन टैक्सेबल है, मैंने कि नॉन एग्जाम सप्लाई के लिए है, कौन सा उसके लिए है, उसको हटा दिया। अमाउंट क्या क्रेडिट होगा ECLR में पता चल गया, उसमें कॉमन क्रेडिट का हिस्सा निकाल के माइनस कर दिया, निकल गया, सिंपल। मैं वो पूरा फार्मूला फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, लिखते टाइम में मैं उसे बाहर करता हूँ, नहीं समझे, जब मैं लिखते रहता हूँ उसे बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है कि नहीं जाएगा तो बस नोट्स लिखता हूँ कि ये एलिजिबल नहीं है, नहीं जाएगा, काम खत्म। वहाँ पे अमाउंट 0 हो गया, तो जब ये चार्ट धीरे धीरे नीचे बनेगा तो अपने आप वो अमाउंट ही आएगा जो अमाउंट क्रेडिटेड टू ECLR ही होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैं अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर रहा, मैं उसी सीक्वेंस को बस खींचते आ रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे ही बढ़ते जा रहा हूँ नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, जब तक ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ना लिखा हो कि मुझे ये निकाल के दो, तब तक वैसे करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो